हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख तिथियाँ, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन शॉर्ट में जो है हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि लगभग कांग्रेस की स्थापना से लेकर के जो है यानी कि 1885 से लेकर के 1947 तक की घटना 1947 तक की घटना को हम लोग जो है इन शॉर्ट में जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो है एक वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि जिसमें हमने कि आपका 1885 से लेकर के 1925 तक के यानी काकोरी कांड तक के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी पिछली क्लास में हम लोग ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज स्पेशली यानी इसका सेकंड पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और ये अंतिम पार्ट है। और इसमें जो है हम लोग मूल रूप से जो है बारदोली सत्याग्रह यानी साइमन कमीशन से लेकर के बारदोली सत्याग्रह को होते हुए हम लोग माउंटबेटन योजना और आज़ादी तक की घटना को इन शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि प्रथम चरण जो है आपका 1885 से लेकर के 1905 तक का माना जाता है। 1885 में जो है आपका कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 में जो है आपका बंगाल का विभाजन होता है। तो ये आपका प्रथम चरण कहलाता है। वहीं द्वितीय चरण की अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय चरण में आपका 1905 से लेकर के 1919 तक का काल आता है। यानी कि आपका बंगाल के विभाजन से लेकर के आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वहाँ तक के काल को जो है द्वितीय चरण के काल के रूप में जाना जाता है। वहीं तृतीय चरण की अगर हम लोग बात करें तो यानी 1919 से लेकर 1947 के बीच का काल जो है आपका तृतीय चरण के रूप में जाना जाता है। और यह जो है गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। गांधी युग के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है कि 1915 तक जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ चुके थे, और जब वह भारत आते हैं तो उनका जो सक्रिय योगदान है भारतीय राजनीति में आरंभ हो जाता है। तो इस वजह से जो है तृतीय चरण को आपका यानी 1919 से 1947 के बीच के चरण को तृतीय चरण भी कहा जाता है, और इसे गांधी युग भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग जो है यानी कि साइमन कमीशन जो कि 1928 में भारत आता है, यानी कि सर साइमन की अध्यक्षता में जो है साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। और यह साइमन कमीशन जो 1928 में मुंबई आते हैं, इसे जो है श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक भी जो है भारतीय नहीं थे, सारे जो है अंग्रेज थे। तो ये साइमन कमीशन का आगमन जो है भारत में आपका 1928 में होता है। और ये साइमन कमीशन जो है दोस्तों जब भारत आता है तो यह मूल रूप से जो है प्रशासनिक सुधारों में जांच के लिए आता है। मीन्स प्रशासनिक सुधारों के जांच के लिए जो है इस साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, किंतु इसका जो है भारत में जगह जगह विरोध किया जाता है। और इसके विरोध का कारण एक ही रहता है कि इसमें जो है कोई भी सदस्य भारतीय नहीं रहते हैं, बल्कि सारे सदस्य जो है अंग्रेज रहते हैं। तो इस वजह से है जगह जगह इसका विरोध किया जाता है, जगह जगह जो धरना प्रदर्शन किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं। उसी क्रम में क्या होता है कि लाला लाजपत राय ये जो है ये भी इस यानी कि धरना प्रदर्शन विद्रोह प्रदर्शन में का नेतृत्व कर रहे होते हैं। और इस यानी कि जगह जगह जो विद्रोह हो रहा होता है, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे होते हैं। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए जो अंग्रेज़ जो है अपनी सेना का मदद लेते हैं, यानी जो अपने सैनिकों के थ्रू जो है इस विद्रोह का दमन वो जगह जगह करने लगते हैं। तो इसी दमन के क्रम में क्या होता है कि इस लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज होता है, और सर पर जो है इनकी लाठी लग जाती है, और इस प्रकार वो बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस साइमन कमीशन का आगमन दोस्तों 1928 में किया जाता है। यानी 1928 में वह मुंबई आता है और सर साइमन की अध्यक्षता में इस साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, जिसमें कि आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है।
अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वह बारदोली सत्याग्रह मानी जाती है। और ये बारदोली सत्याग्रह दोस्तों 1928 में गुजरात में होता है। और यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होती है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बारदोली सत्याग्रह का यानी कि आयोजन किया जाता है। और बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही जो है सर्वप्रथम जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। तो इससे जोड़कर भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस घटना में और कहाँ के लोगों के द्वारा दी गई थी। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों वह भगत सिंह के से संबंधित है। यह जो है 8 अप्रैल को यानी भगत सिंह जो है 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकते हैं। ये भगत सिंह जो है दोस्तों एक क्रांतिकारी रहते हैं। उस समय क्या होता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल पास की जाती है, जो कि एक कर से संबंधित बिल रहता है। तो इस बिल का विरोध हर जगह होता है। इस बिल के विरोध में ही क्या करते हैं ये भगत सिंह जो है असेंबली में जो है बम फेंकते हैं 1929 को यानी 8 अप्रैल 1929 को। और बस वो किसी को हताहत नहीं करना चाहते थे, बस वो असेंबली के माध्यम से जो है जनसाधारण तक लोगों तक जो है अपने संदेश को वो पहुंचाना यानी सरकार तक भी वो अपने संदेश को पहुंचाना चाह रहे थे और पब्लिक यानी जनता तक भी वो अपने संदेश को पहुंचाना चाह रहे थे। तो इस बम कांड में क्या होता है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और बाद में जो है उनको इस मुकदमे के तहत जो है आरोपित साबित करके उन्हें जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये घटना जो है आपका भगत सिंह का 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम कांड के रूप में जाना जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वह है दिसंबर 1929 की, जो कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। यानी दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है, जो कि लाहौर अधिवेशन में इस पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। दोस्तों ये भी जो है प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग है कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग है कांग्रेस के लाहौर वाले अधिवेशन में की गई थी, जो कि 1929 में यानी दिसंबर 1929 में होती है। तो इस अधिवेशन यानी कि इस पूर्ण स्वाधीनता की मांग के तहत क्या होता है कि यानी उस रात को 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं वो क्या करते हैं कि रावी नदी के तट पर जाते हैं और प्रथम बार जो है तिरंगा झंडा वहाँ फहराते हैं। तो ये 1929 की घटना है, यानी पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी प्रथम बार। अगली जो है यानी कि प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ये 26 जनवरी 1930 को चूँकि प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, इस वजह से जो हमारे संविधान का जो यानी संविधान जो हमारा लागू होता है 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को, तो आपका नवंबर तक ही जो हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया जाता है। किंतु 26 जनवरी का इसलिए वेट किया जाता है लागू करने के लिए क्योंकि उस दिन जो है प्रथम स्वाधीनता यानी 1930 में हम लोग प्रथम स्वाधीनता 26 जनवरी को ही मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। इस वजह से जो है आपका जो संविधान जो है आपका 26 जनवरी 1950 को लगाया जाता है, यानी कि नवंबर में तैयार हो जाता है, अंगीकृत हो जाता है, फिर भी जो है इस तिथि का यानी 26 जनवरी का वेट किया जाता है सिर्फ इस दिवस के कारण। अगला जो महत्वपूर्ण घटना है वह है दांडी मार्च। वह जो है दोस्तों यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को किया जाता है और यह जो है गांधी जी के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन के रूप में किया जाता है। होता क्या है दोस्तों कि साबरमती आश्रम से जो है 78
साथियों के साथ महात्मा गांधी जो है नमक का कानून तोड़ने के लिए निकल जाते हैं। यानी कि सविनय अवज्ञा का आरंभ जो है वह दांडी मार्च के द्वारा नमक का कानून उल्लंघन करके वो करना चाह रहे थे। तो 78 साथियों के साथ वो निकलते हैं साबरमती आश्रम से। और जब वो 78 साथियों के साथ निकलते हैं, यानी कहीं कहीं 78, कहीं कहीं 69, कहीं कहीं 80 भी दिया जाता है इस यानी कि ये संख्या। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है जाना है। अगर 78 है तो 78 चूज़ करना है, अगर 79 है तो 79 चूज़ करना है, और 80 है तो 80। तो ये 78 साथियों के साथ गांधी जी जो है इस यात्रा पर निकलते हैं। किंतु धीरे धीरे जो है एक लंबा काफिला, यानी कि एक चलते चलते उनके साथ जो है लोगों का काफिला बढ़ता जाता है, जुड़ता जाता है। और ये 78 संख्या जो है आपका हज़ारों में यानी कि वहाँ दांडी तक पहुँचते पहुँचते जो है आपका वहाँ आपका ये संख्या जो है एक काफिला का रूप धारण कर लेता है। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 6 अप्रैल 1930 को किया जाता है। उसके बाद की जो महत्वपूर्ण घटना है वह है गोलमेज सम्मेलन। ये 3 गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों, और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है आपका मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में होता है। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है आपका असफल हो जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में होता है, और इसमें जो है कांग्रेस अनुपस्थित रहता है। तो यानी कांग्रेस का कोई भी सदस्य जो है यहाँ नहीं पहुँच पाता है। अंबेडकर जी पहुँचते हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य पहुँचते हैं, रियासतों के सदस्य पहुँचते हैं, यानी शासक पहुँचते हैं, किंतु कांग्रेस का कोई भी सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं होता है। तो ये प्रथम जो है आपका असफल हो जाता है। तो उसके बाद क्या ये जो इरविन है दोस्तों, ये इरविन दिमाग का बहुत तेज़ रहता है। ये समझ जाता है कि बिना गांधी की उपस्थिति के, बिना कांग्रेस के उपस्थिति के इस सम्मेलन का कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट करवाते हैं, जो कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता होता है। इस समझौते के तहत क्या होता है कि ये जो इरविन यानी गांधी जी इरविन के सामने शर्त रखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनको यानी उनकी आज़ादी वो मांग करते हैं। उसके बाद जो है नमक कानून बनाने का भी वह जो है पास कराना चाहते हैं। तो ये है इरविन है मान जाता है, और बदले में इरविन जो है गांधी जी से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है शामिल होने का आग्रह करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 को होता है, यहाँ गांधी जी शामिल होते हैं। तो ये भी जो है बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी उपस्थित हुए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी उपस्थित हुए थे। और यह यहाँ पे क्या होता है कि जब गांधी जी उपस्थित होते हैं तो यहाँ अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भी, चूँकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुँचते हैं। यह पहला ऐसा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये उपस्थित होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ये अम्बेडकर जी के द्वारा, चूँकि ये हरिजन के मसीहा माने जाते थे, तो हरिजन के मसीहा होने के नाते ये क्या करते हैं कि यानी एक हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी जो है इस चीज़ का विरोध करते हैं, यानी अम्बेडकर की इस मांग का जो है गांधी जी विरोध करते हैं। क्योंकि गांधी जी तो देख रहे होते हैं कि हिंदू मुस्लिम में तो पहले ही भारत को अंग्रेज़ बांट चुके हैं, अब हिंदुओं को भी हरिजन के रूप में जो है बांटने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा होता है। तो गांधी जी जो है इस चीज़ का विरोध करते हैं, और यहाँ पर जो है गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन से उड़ जाते हैं, और वहाँ से यानी इस गोलमेज सम्मेलन का वह त्याग कर देते हैं और वह अनशन पर बैठ जाते हैं, यानी कि ये भी असफल हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है अम्बेडकर की मांग स्वीकार कर ली जाती है, और एक पंचायत के द्वारा जो है इनकी मांग को स्वीकार करके उसे कानूनी रूप यानी घोषणा कर दिया जाता है। तो गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पूना पैक्ट
होता है आपका 24 सितंबर 1932 को, जिसमें कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है समझौते के लिए बैठक करवाई जाती है। और इस बैठक में क्या होता है, गांधी जी के आग्रह पर जो है ये अंबेडकर जी जो है अपनी मांग, जो कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे होते हुए हरिजनों के लिए, उस मांग का वो त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है उनकी इस मांग का जो है यहीं पर अंत हो जाता है। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जो कि आपका 17 नवंबर 1932 को होता है। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी जो है कांग्रेस विरोध करती है यहाँ, यानी इसमें शामिल नहीं होती है। तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी आपका कांग्रेस की अनुपस्थिति में असफल हो जाता है, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है असफल हो जाता है। और प्रथम और द्वितीय में जो है कांग्रेस का इसका बहिष्कार करती है। सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में जो है आपका यानी प्रथम तृतीय में कांग्रेस उपस्थित नहीं होती है, सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो गांधी जी शामिल होते हैं। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जानकारी थी दोस्तों। अब जो है हम लोग मार्च 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में की जाती है। वहीं 1940 में जो है प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में जो है आपका पाकिस्तान की मांग की जाती है। रहमत अली एक स्टूडेंट होते हैं जो कि भारतीय छात्र रहते हैं, और यह जो है ब्रिटेन में रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं, लंदन में रह के। और इनके द्वारा ही जो सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान की परिकल्पना जो की जाती है, और यह यानी कि पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में 1940 में प्रथम बार की जाती है। दोस्तों, प्रथम लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, और द्वितीय लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुई, उसमें जो है आपका पाकिस्तान की मांग प्रथम बार की जाती है। वहीं अगस्त प्रस्ताव जो है दोस्तों, यह आपका 8 अगस्त 1940 में होती है। इसका भी जो यह प्रस्ताव का विरोध जो है आपका कांग्रेस के द्वारा भी किया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया जाता है, और ये आपका इस प्रकार असफल होता है। वहीं क्रिप्स प्रस्ताव आपका मार्च 1942 में आता है। इसका भी विरोध होता है कांग्रेस के द्वारा और बाकी मुस्लिम लीग के द्वारा और क्रांतिकारियों के द्वारा। तो यह भी जो है आपका असफल हो जाता है। यानी कि अगस्त प्रस्ताव जो है लिनलिथगो के द्वारा लाया जाता है। इसके तहत जो है कहा जाता है, यानी कि लुभावने वादे किए जाते हैं कि आप शामिल होइए द्वितीय विश्व युद्ध में। यानी प्रथम विश्व युद्ध में भी यह कहकर शामिल किया जाता है 1914 में कि आप लोग शामिल होइए और हम लोग जो है भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, भारतीयों का युद्ध भी होता है और भारत को आज़ाद भी नहीं किया जाता। वहीं अगस्त प्रस्ताव में भी यही प्रलोभन लिनलिथगो के द्वारा दिया जाता है, किंतु कांग्रेस के द्वारा जो है यह अस्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार जो अगस्त प्रस्ताव भी आपका व्यर्थ हो जाता है, यानी असफल चला जाता है। क्रिप्स मिशन भी यह आपका असफल हो जाता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन माना जाता है, जो कि 9 अगस्त 1942 को आपका जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है इसका आरंभ किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का कांग्रेस के द्वारा यानी यह बिल पास किया जाता है, और इसका आरंभ जो है आपका बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से आरंभ होता है। और यह भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा है जो दोस्तों, यानी यहाँ तक जो है महात्मा गांधी जो है वो भी अपना पेशेंस खो चुके थे, यानी कि वह बार बार अंग्रेज़ों से आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, और जो अंग्रेज़ है उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वह भारत को स्वतंत्र करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे, बल्कि अलग अलग नीतियों के थ्रू जो है प्रलोभन दिया जा रहा था, उलझाया जा रहा था, कभी हिंदू मुस्लिम में, कभी हरिजन के रूप में। तो गांधी जी भी क्या करते हैं कि यहाँ तक वो अपना पेशेंस खो देते हैं, और सर्वप्रथम जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जो है करो
या मरो का नारा देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक अहिंसावादी व्यक्ति जो हमेशा अहिंसा का सपोर्ट करते हैं, हमेशा अहिंसा का नीति अपनाते हैं, रास्ता अपनाते हैं, जो हिंसा का रास्ता अपना रहे थे उनका वो हमेशा विरोध कर रहे होते हैं। तो जब उनके द्वारा करो या मरो का नारा इस भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जो दिया जाता है, तो वहाँ क्रांतिकारियों के लिए एक जोश का, मतलब एक नए जोश का उनके अंदर जो है आगमन होता है। वह दुगने जोश के साथ जो है अपने गतिविधियों में लग जाते हैं। वहीं जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वह भी जो है आक्रोशित हो जाती है, सड़कों पर उतर आते हैं जनता। महिलाएं शराब की दुकानों को फूंक देती है, सड़कों पर जगह जगह आगजनी होता है, दुकानों को जला दिया जाता है। इस प्रकार जो है यह आंदोलन एक विभत्स रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए एक चुनौती पूर्ण स्थिति आ जाती है। वो क्या करते हैं, 0 आवर के तहत जो है आपका सबसे पहले जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। क्योंकि गांधी जी इस जो भी घटना थी उसका मूल हीरो, जो भी कहिए रियल हीरो वो थे। तो इस वजह से सबसे पहले गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और गांधी जी के साथ साथ अन्य जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उन सबको गिरफ्तार करके जो है आगा खां पैलेस में उनको रखा जाता है। तो और वहाँ पर जो है गांधी जी के ऊपर अलग अलग तरह के जो है केस थोपे जाते हैं। यानी कि उनको सारा जो है ये विद्रोह, ये आगजनी, जितने भी आक्रोश हो रहे थे उन सब का मुखिया के रूप में उनको आरोपित साबित कर दिया जाता है, यानी उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो गांधी जी जो क्या करते हैं, इसके विरोध में जो है वो वहाँ अनशन पर बैठ जाते हैं। तो जब वो अनशन पर बैठते हैं तो 12-13 दिन के बाद जो है उनकी हालत ख़राब होने लगती है। तो वहाँ अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ ये सोचते हैं कि चूँकि इसके वजह से ही जो है, यानी गांधी जी की वजह से ही जो है इतना बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा हुआ है, इतना विभत्स रूप हो गया है, उनके लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। तो उनको लगता कि अगर ये गांधी मर जाएगा तो अपने आप ही जो है आंदोलन वो, मतलब आंदोलन को वो दबा सकेंगे। तो वो गांधी जी को जो है निपटाने के फिराक में लग जाते हैं। इस सिचुएशन को वह गांधी जी समझ जाते हैं और गांधी जी जो है अपना अनशन तोड़ देते हैं। तो ये घटना जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन की घटना कहलाती, जो 1942 में, यानी 9 अगस्त 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसका आरंभ किया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों, इटली द्वारा जो है स्वतंत्र करने का आश्वासन। तो यहाँ तक यानी भारत छोड़ो आंदोलन इतना विकराल रूप धारण कर लेता है, पूरे देश में इसका इतना बड़ा आक्रोश, इतना विद्रोह होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है होता है, उसे भी यह चीज़ समझ में आ जाता है कि अब जो है भारत को ज़्यादा दिन तक दबा करके रखा नहीं जा सकता है, उसको गुलाम बना करके रखा नहीं जा सकता है। तो वो क्या करता है, यानी कि 20 फरवरी 1942 को जो है वहाँ से भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन देता है। यानी इस विद्रोह को रोकने के लिए, दबाने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए वह आश्वासन देते हैं 1942 को, यानी 20 फरवरी 1942 को, कि हम जो है आप लोगों को अब आज़ादी दे देंगे। इसके तहत माउंट बेटन योजना, यानी सर माउंट बेटन की अध्यक्षता में माउंट बेटन योजना लागू होता है, जो कि 3 जनवरी 1947 को ये इनके द्वारा जो है, यानी कि इस माउंट बेटन योजना को भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है। इस माउंट बेटन के द्वारा जो है आपका जो भारत और पाकिस्तान, यानी भारत को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान की जो परिकल्पना आपका लाहौर अधिवेशन में आपका दिया गया था, उस परिकल्पना को जो है यहाँ पे पूर्णतः माउंट बेटन के द्वारा जो है यानी पूर्ण किया जाता है। और इस प्रकार जो है आपका 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेते हैं, आज़ादी का अनुभव करते हैं। और यानी कि इन प्रमुख इतने संघर्ष, इतनी घटनाओं, इतने आंदोलनों के बाद जो है भारत आज़ादी की सांस लेता है, जो कि 15 अगस्त 1947 को यह दिन भारतीयों के नसीब में, भारतीयों के भाग्य में आता है।
तो ये थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी कुछ प्रमुख तिथियां और उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक दोस्तों, अगर 200 व्यूज़ होता है तो मात्र 5 और 10 लाइक होते हैं। तो अगर 100 बार वीडियो ओपन होता है, 200 बार वीडियो ओपन होता है, तो कम से कम 50 लाइक तो होना ही चाहिए। तो जो भी आप लोग ओपन करते हैं वीडियो, तो 1 लाइक तो ज़रूर कीजिए, 1 लाइक तो बनता है। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।